नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। चर्चा आज बिहार पर होगी। बिहार में हाल ही में बनी बीजेपी की अगुवाई वाली सम्राट सरकार के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज सम्राट सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। वैसे तो ये महज औपचारिकता ही है, क्योंकि बीजेपी को 2/3 से भी ज्यादा विधायक हैं, लेकिन फिर भी ये औपचारिकता करनी पड़ेगी। हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए बिहार विधानसभा का गणित आपको समझाना भी जरूरी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि बिहार विधानसभा का गणित इस वक्त क्या कहता है और आखिरकार फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है, आगे बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से आपको समझा देते हैं इस वक्त बिहार में क्या कुछ है। बिहार का सियासी गणित समझिए, जहां आरएलएम के पास 4 सीटें हैं, बीजेपी के पास 89, जेडीयू के पास 85 और एलजेपी के पास आरएलएम हम के पास 5 सीटें हैं, यानी कुल 202 सीटें इस वक्त एनडीए के खेमे, एनडीए गठबंधन के पास में है। यानी फ्लोर टेस्ट के लिए जो बहुमत चाहिए वो इस वक्त बरकरार है और एनडीए के पास बना हुआ है, विपक्ष के पास नहीं। एलजेपी के पास 19 विधायक हैं, जेडीयू के पास 85, तो 89 बीजेपी के पास है, हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4 विधायक हैं। ये सियासी गणित हम आपको एनडीए का दिखा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं विपक्ष की भी। आरजेडी के पास महज 25 विधायक हैं, जिसमें सीपीआई एमएल के 2 और बसपा की अगर हम बात करते हैं तो कुल 1 विधायक, यानी कुल 41 विधायक इस वक्त विपक्ष के पास हैं। कांग्रेस के पास महज सिर्फ 6 विधायक ही हैं और सीपीआई-एम के पास महज 1 विधायक है। और विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा जो है वो बहुमत को भी पार नहीं करता, यानी महज 41 विधायक विपक्षी खेमे में हैं इस वक्त। चाहे आरजेडी कांग्रेस से मिलाकर सीपीआई का हम जिक्र करें, सीपीआई बसपा का जिक्र करते हैं, तो ये सियासी गणित जो है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखाए हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं बिहार विधानसभा से, जहां पर देखिए स्पीकर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो अब 11 बजे का देखिए वक्त दिया गया था कि 11 बजे इसकी शुरुआत होगी, फ्लोर टेस्ट होगा, सम्राट सरकार को बहुमत पेश करना होगा। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से हर कोई जानता है कि इसमें कोई भी दिक्कत सम्राट सरकार को नहीं आने वाली। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, आप सबों का स्वागत है। आज का अधिवेशन लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन का विश्वास प्राप्त करने के निर्वहन के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, विधानसभा केवल बहुमत का मंच नहीं बल्कि विचार, मर्यादा और जनआस्था का केंद्र भी है। आज का दिन हमें स्मरण कराता है कि सत्ता का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है। उसी विश्वास की अभिव्यक्ति सदन के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया न केवल सरकार की बेहतर शुरू करती है
और लोकतंत्र की आत्मा को सजीव बनाए रखती है। मतभेद लोकतंत्र की शक्ति है, किंतु मर्यादा उसकी पहचान है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं और इस अवसर पर पूरी शालीनता से इस विचार विमर्श में भाग लेंगे। चर्चा सार्थक और संयमित हो, यही सदन की परंपरा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसदीय प्रक्रिया पारदर्शिता, शुचिता और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा को और अधिक दृढ़ करेगी। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर को लोकतांत्रिक आदर्शों का रूप सफल बनाएं। माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन में वर्तमान मंत्रिपरिषद के विश्वास प्रस्ताव को लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। तो आप देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने की तैयारी हो चुकी है और अब इस विश्वास जारी प्रस्ताव है। पर सभी दल के नेता अपने विचार रख सकते हैं, इसलिए 90 मिनट का समय है। सभी दलों को उनकी संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है। इसी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी 32 मिनट, जनता दल 31 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 9 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 7 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 मिनट, AIMIM 2 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 मिनट, CPI-ML 1 मिनट, CPIM 1 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 1 मिनट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 मिनट। तो बिहार विधानसभा में देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव को पेश किया जा चुका है और अब आगे जो है इस पर चर्चा होने वाली है, जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे और अपनी अपनी बातें साथ ही साथ यहां प्रस्ताव को लेकर के चर्चा दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज शायद ये दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है, बिना आसन की अनुमति के कृपया न बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। बिना आसन की अनुमति कृपया न बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में टोका-टोकी न करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये
तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति शांति शांति, आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं, जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोगों से, हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बना रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलने दो, आपको समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, तो कौन सा एफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए, इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो बिहार विधानसभा में भी आपने सुना है तेजस्वी यादव को, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। कुंदन कृतिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे। लेकिन सबसे पहले कुंदन जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद अरुण जी मैं आपका रुख करूंगी। तेजस्वी यादव ने वही कहा जिसका हमें अंदाजा था और जिसको पहले बोला भी जा चुका है। वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे, बहुत पुरानी कहावत है और हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आरजेडी भी और महागठबंधन भी इस बार यही सोच रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद एनडीए में कुछ ऐसी गड़बड़ हो और उसके बाद सब विश्वास प्रस्ताव जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। यानी सिलेक्टेड सीएम कैसे इलेक्टेड सीएम को हटा सकता है, जिसकी चर्चा बहुत लंबे वक्त से अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज विधानसभा की जो विशेष कार्रवाई लाई गई है, इसमें न नीति की बात हो रही है, न राजनीति की बात हो रही है, न बिहार के विकास की चर्चा हो रही है, न बिहार के दूसरे मुद्दों की चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों को लेकर 2025 में तमाम पार्टियों ने चुनाव लड़ा था।
यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो बात किया है, अरुण जी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव ने जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 9 मिनट का उन्हें समय दिया गया था अपनी बात रखने का, इस दौरान तमाम प्रोवोकेटिव बातें कही हैं जो सम्राट चौधरी को चुभेंगी। सबसे पहली बात कि उनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो प्रशांत किशोर ने शुरू से जिस बात को लेकर जनता के बीच में अपना पक्ष वो रखते रहे हैं, इसके अलावा जो शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के पिता हैं, जिन्होंने एक भाषण दिया था, जो भाषण वायरल हुआ पड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागलपुर की जमीन में, भागलपुर की धरती में गाड़ दिया जाएगा, ये तमाम चीजें सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बिहार की जनता के मोबाइल पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर घूम रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो बातें कही हैं, सिलेक्टेड सीएम ने इलेक्टेड सीएम को हटाया, हालांकि कहीं ना कहीं बिहार के तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर चर्चा जरूर कर रहे हैं कि जिस मैंडेट को लेके, जिस नैरेटिव को लेके चित्रा जनता के बीच में गए थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि महज 5 महीनों के दौरान ही नीतीश कुमार को दिल्ली जाने की इच्छा हो गई और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने की इच्छा हुई। ठीक है, अब तेजस्वी यादव को तो भी हमने सुना है, लेकिन कुंदन जी एक सवाल है जो हर कोई इस वक्त ये जानना चाहता है कि तमाम बातें हैं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, विपक्ष लगातार सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कर रहा है, इसके बाद भी जो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के सर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि लो बिहार की सियासत अब तुम्हारे नाम? देखो चित्रा, अंदर खाने की जो कहानियां है ना, उन कहानियों को सुनने में तो एक थ्रिलर बॉलीवुड मूवी जो होती है ना, वो भी फेल कर जाएगी। और जिस तरीके से जो कहानियां चलकर आ रही हैं कि किस तरीके से जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे केंद्रीय कृषि एवं किसान विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब दिल्ली से चले थे तो सीएम कोई और था, पटना पहुंचते पहुंचते सीएम बदल गया। और इस बीच में दिल्ली से पटना के बीच में क्या क्या कहानी हुई, हालांकि ऑन एयर जब आप फ्लाइट में होते हैं तो मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन पटना पहुंचते के साथ ही सीएम का नाम बदल गया, पर्ची बदल गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर आप कह लें तो नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार के यही एक मेन पॉइंट है जो अरुण जी, मैं आपसे अब इस बात पर इसका जवाब लूंगी, क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष यही चाहता है कि कुछ तो ऐसा हो जाए, यानी स्वप्नजीवी बनकर जो विपक्ष इस वक्त बैठा हुआ है कि कुछ ऐसा हो जाए जो एनडीए में पूरा का पूरा दल जो इधर उधर हो जाए और विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो फेल हो जाए, जो हालांकि विपक्ष चाहता है। अब लेकिन सवाल यही है ना कि जैसा कि बार बार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार को आप लेकर के आए, फिर 2025 से 30 का नारा दिया, लेकिन नीतीश कुमार को आप लोगों ने हटा दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने तो खुद कहा ना कि मुख्यमंत्री चले ठीक है मैं इस पद से हट रहा हूं और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे। ये सब नीतीश कुमार की भी सहमति इसमें रही है। तो ये विपक्ष के अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता, तो चलो सांत्वना देकर ही काम चला लेते हैं। आपने शायद म्यूट किया हुआ है, अरुण जी अनम्यूट कर लीजिएगा ऑडियो अपनी। हेलो, हाँ जी बोलिए। आ रही है आवाज? जी आ रही है। जैसा कि आपने कहा चित्रा जी कि पूरा विपक्ष चाह रहा है इसको मोनोपलाइज करने का, आपको बता दे कि बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा और धोखा हुआ है। बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस पलटू राम जी को बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा देते हुए और अपना गद्दी ना बीजेपी के कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता को दिया, न ये दिया, अपना मोनोपोली बैठा करके और अपने संरक्षित जो उनका आदमी है उनको गद्दी देने का काम किया। ये बिहार के साथ छलावा है कि मैं आपकी सेवा कर चुका हूं और आगे ये सेवा करेंगे। अभी तो बहुत सारा सेवा पूरा नहीं हुआ। जितना इन्होंने भाषण दिया था इस चुनाव में बेरोजगार लोगों को, महिला लोगों को और बिहार की जनता को
उसको परिपूर्ण करने के लिए उन्हें ये 5 साल जो है मुख्यमंत्री के गद्दी पर रह करके और कार्य को अंजाम देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको नाकाफी समझा और बीच मैदान छोड़ करके भाग गया। और इसके पीछे की कहानी जो कुंदन जी कर रहे हैं उसमें 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 जो है सीक्वेंस बन जाएगा, तब पर भी आपको कथा कहानी समझ में नहीं आएगा। बिहार की जनता भली बाकी जान रही है। ठीक है, अभी मैंने वही बात की और मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ। जो पलटू राम का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है शायद सम्राट चौधरी को। शायद मैं गलत नहीं कह रही हूँ। नहीं जान रहे हैं, इस बार उन्होंने पलटा नहीं है। इस बार दूसरा पलटू राम जो है, पलटू राम का ये दूसरा चेहरा है कि आशीर्वाद दिया। आप इसको देखिए कि कभी वो भाजपा के गोद में जाते हैं, कभी आरजेडी के गोद में आते हैं, फिर भाजपा के गोद में जाते हैं। तो आप लोगों को इंतजार था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के पास चले आए? पिछले 10 वर्षों में इस चीज को देख चुकी है बिहार की जनता। अरुण जी, मुझे लगता है आरजेडी को शायद ये इंतजार था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन के पास चले आए, और वो नहीं हुआ, इसीलिए। आरजेडी ठीक है, इस वक्त विजय चौधरी डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम वो सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे आगे। महोदय, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि एक गठबंधन को, मत बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। महोदय, एक गठबंधन को लगातार इतना समर्थन एक प्रदेश की जनता देती रहे 20-25 साल लगातार कि पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन लोगों का विश्वास उस गठबंधन से हटे टूटे नहीं। ये महोदय ऐतिहासिक घटना है। आज दूसरी पीढ़ी एनडीए की आ गई। महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 5 सरकार बन गई। आपके और बातों का तो बाद में कहेंगे, लेकिन चूंकि अभी सरकार की बात है तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। भाई वो मौका देने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता का भरोसा जीतिए। यहाँ पर कहने से महोदय, अगर बिहार की जनता अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रखेगी तो महोदय कोई असंभव नहीं है कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में राज करेगी। ये महोदय स्थिति है। लेकिन महोदय, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि आज जहां हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, इस नई सरकार का गठन हुआ और श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है। महोदय, एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीज़ों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है। महोदय, हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो काम किया है और बिहार की जो तरक्की हुई है वो महोदय सब लोग जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष तो हमारे साथ देखिए धीरज कुमार पांडे भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। लेकिन अरुण कुमार सिंह कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। और यहाँ पर डिप्टी सीएम ने एक बात का जिक्र कर दिया है कि आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से विपक्ष जो है वो बौखला गई है। शायद उन्होंने एक और बात कही चित्रा जी, उसको आपने गौर से नहीं सुना कि यहाँ एक कमी चल रही है। नीतीश कुमार दीपक के तरह हैं और उस दीपक के और छोर में बिहार का विकास हो रहा था, तो बीजेपी ने उसी दीपक को बुझाने का काम किया। ये माननीय मंत्री और गार्जियन है विजय चौधरी जी, उनके बातों से वो इस घटना से वो आहत होकर के अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसको भी आपने गौर से सुनने का काम किया और बिहार की जनता ने भी गौर से सुनने का काम किया। ठीक है धीरज कुमार पांडे जी, अब इसी बात का आप जवाब दे दीजिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड सीएम ने इलेक्टेड सीएम को हटा दिया, और ऐसी क्या मजबूरी रही कि नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरन सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया है? बार बार आरोप लग रहे हैं आप पर। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही है? आ रही है। हेलो जी आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज?
आपके सभी चैनल के सभी दर्शक, आपको कुंदन जी और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। हमारे विपक्षी प्रवक्ता साथी जो है, जो भी शुभ नाम हो, नाम नहीं मालूम है मुझे, इनके सवाल उठाने पे मुझे कुछ पंक्तियां हैं, मैं इनके लिए समर्पित करना चाहता हूं कि कितनी वो मेरी फिक्र करता है, कि सिर्फ मुझे पर नजर रखता है, वो झांकता नहीं और पूरी दुनिया भर की वो खबर रखता है। इनको तो सबसे पहले देखना चाहिए कि इनके दल की ये स्थिति क्यों है। इनके दल में जो इनके पास कोई काम नहीं बता है सिवाय इधर उधर की बातें करना, मनगढ़ंत बातें बनाना, इनके उनकर ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। इसके अलावा इनके पास अगर सच में कहें तो राजनीति का जो अर्थ बिहार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो परिभाषित किया, सुशासन, जनसेवा, सामाजिक न्याय, ये सभी चीजें जो हैं ये सिर्फ बातों में करते हैं और उन्होंने यहाँ पे दिखा के उसको परिभाषित करने का कार्य किया है। तो इनको तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण के मोड में जाइए आप लोग, विपाशना जाइए, कहीं अच्छे मेडिटेशन सेंटर जाइए और जाके आत्मनिरीक्षण करिए कि राष्ट्रीय जनता दल की जो वर्तमान स्थिति है, जो एकदम आप हाशिए पे आए पड़े हैं, ये क्यों आए हैं। और इनको सीख लेना चाहिए। कहते हैं कि हमेशा अपने जो भी आपका पास्ट रहा है उससे कुछ सीखें। 2005, 2010 इनके दोनों मुखिया चुनाव हार गए, आदरणीय राबड़ी देवी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और 2010 में तो इनकी स्थिति ऐसी रह गई कि इनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह नहीं रही। बिहार की महान जनता ने एनडीए के ऊपर इतना भरोसा जताया है, इतना विश्वास दिया है और अपना भर भर के आशीर्वाद स्वरूप जो मतदान है हमको वो विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। 2000 में भी हम बहुत कम सीटों के अंतर से सरकार बनाने में चूक गए। तब कैसी स्थिति थी आप सभी जानते हैं। खैर बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं जानते, सभी जानते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आप आत्मनिरीक्षण करिए, ना कि आप दूसरे पर आरोप लगाइए, उंगलियां उठाइए। एक उंगली उठा रहे हैं तो 4-4 उंगलियां आपकी तरफ उठी हैं, ये देख लीजिए। दूसरी बात, बिहार की महान जनता ने हमेशा से एनडीए को मतदान देने का काम किया है, एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, जिसके नेता, सर्वमान्य नेता, जिसके अगुआ हमेशा से आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, हैं और आज भी बिहार जो है उन्हीं के दिए हुए सुशासन, जो 2005 में जिस सुशासन की नींव उन्होंने रखी थी, जिस जनसेवा की भावना से जो इंस्पायर्ड उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही है, उसी जर्नी को हम भी आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में रखने वाले हैं। ये भी जानते हैं, बिहार की महान जनता भी जानती है, बिहार के सभी लोग जानते हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड, इलेक्टेड सिलेक्टेड क्या होता है मैं थोड़ा सा परिभाषित करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल में इलेक्ट होके बहुत लोग आते हैं, लेकिन सिलेक्ट होके एक परिवार रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश के हर एक पद पे जो इनका जो मान्य व्यक्ति है, देख लीजिए, एक परिवार का है। तो इलेक्टेड सिलेक्टेड आप मत समझाइए। हमको बिहार की जनता ने इलेक्ट किया है, आशीर्वाद दिया है, इतना दिया है कि आप भी जो परिवारवाद पे भाषण मत दीजिए, परिवारवाद पे भाषण आप नहीं दे सकते हैं। इलेक्टेड सिलेक्टेड का निशान कुमार को राजनीति में आगे बढ़ाने में पूछिए, फिर परिवारवाद बाकी मत पूछिए, कहिए कि बात आप कह रहे हैं कि 25 साल से जनता आपके दूरी पे काम कर रही है, क्यों नहीं होते हैं, रोहिणी जी क्यों नहीं होती है, ये जाके आप अपने घर में पूछिए। हमारे देखिए, हमने बिहार की जनता के साथ जो वादा किया था, जो उनको वादा किया था, जो ठीक है, ठीक है। धीरज कुमार पांडे जी और अरुण कुमार सिंह, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइएगा। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, भरोसा हमारे ऊपर है और ये निरंतर रहेगा। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी, मैं दावे के साथ कहता हूं 2047 तक अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आरोप लगाते रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धीरज कुमार पांडे जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, लेकिन अभी बहुत कुछ चल रहा है, उसको समझना भी जरूरी है। कुंदन जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच मेरा सवाल कुंदन जी ये भी है कि आज जो हम फ्लोर टेस्ट में लगातार नीतीश कुमार की ही इतनी तारीफ सुन रहे हैं, चाहे विधानसभा के बाहर देखें तो भी तारीफ, विधानसभा के भीतर तो भी तारीफ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर फ्लोर टेस्ट नीतीश सरकार का चल रहा है? देखिए चित्रा, फ्लोर टेस्ट भले वो नीतीश सरकार का चल रहा है या सम्राट चौधरी का चल रहा है, ये एक महज एक औपचारिकता है, क्योंकि शपथ ग्रहण सम्राट चौधरी का जब हुआ था तब से ही यह बात तय थी कि जो संख्या बल है विधानसभा के अंदर, उस संख्या बल में सम्राट चौधरी को कोई खास मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। यह एक महज औपचारिकता है जिसे संवैधानिक
खाना पूर्ति आप कह सकते हैं, संवैधानिक औपचारिकता को पूर्ण किया जा रहा है। अब यहाँ से चित्रा जो है ना, सवाल आगे जाता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। आखिर अब तक जो बिहार की स्थिति है, अब यहाँ से बिहार किस दिशा में जाएगा? जो बातें निकल कर आ रही हैं कि आखिर पिछले 2023-24 अगर वित्तीय वर्ष से ले लें और अभी ये 26-27 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, डबल इंजन की सरकार रही है। आखिर क्या परिस्थितियां रही हैं कि बिहार को 4,10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जरूरत हो गई, जिसका आज की तारीख में मासिक ब्याज जो है राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए के आसपास चुकाने की नौबत आ रही है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि सीएम बनते के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ही पुराने कैबिनेट कुलीग के कुछ फैसलों को बिल्कुल बदल डाला। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, उनके तमाम फैसलों को बदल डाला। तो अब यहाँ से जो सरकार है उसकी गाड़ी किस डायरेक्शन में जाने वाली है? आखिर क्या वजह है कि आरबीआई से 10,000 करोड़ रुपए के ऋण का जो है ना एप्लीकेशन बिहार सरकार की ओर से भेजा जा चुका है? आखिर क्या वजह है कि फरवरी महीने से वेतन और अगर पेंशन की बात छोड़ दें तो तमाम तरीके के भुगतान जो है वो रोक दिए गए हैं। वित्तीय संकट में एक तरीके से बिहार पहुंच गया है। तो अब यहाँ से सम्राट चौधरी आगे गाड़ी को कैसे लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हम लोग भी जानना चाहते हैं और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। चित्रा, ठीक है, हमारे साथ संजय वर्मा प्रवक्ता जुड़ गए हैं जेडीयू पार्टी से, हम उनसे भी जवाब ले लेंगे। संजय वर्मा जी, सवाल ये है, अब अरुण कुमार से लेकर तमाम विपक्ष जो है वो इस वक्त यही जानना चाहता है कि भाई नीतीश कुमार को हटाया गया, वो खुद से हटे, दिल पर गहरी चोट लगी है, सारी चीजें आप ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लगातार आरजेडी यही कह रही है कि भाई नीतीश कुमार को हटाया गया है, वो हटे नहीं है और दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई दिल पर गहरी चोट नहीं है। ये तो उन्होंने स्वयं निर्णय लिया नेता नीतीश कुमार जी ने कि मुझे अब इस काम में रुचि नहीं है, रखना नहीं है, क्योंकि एक समय आता है कि हर आदमी को निर्णय लेने का अधिकार होता है और उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है और स्वयं उन्होंने सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। और ये सीधे सीधे नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये सभी पार्टी के लोगों ने, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं ने को उन्होंने बता करके निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बात हो गई है और उनका व्यक्तिगत निर्णय था, किसी ने कोई हटाया नहीं है। हटाने का अभी कौन सा ऐसा परिस्थिति आ गया है कि नीतीश कुमार को बिहार में नहीं, तेजस्वी यादव ने आज यही बोला है ना कि 2025 से आप कम से कम 2030 तक का तो इंतजार कर लेते हैं। देखिए समय और ठीक है, आप संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को अभी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए, जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, सही बात, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है, शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि
औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है और महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद। तो संजय वर्मा, आप कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें किसी पार्टी का या किसी अन्य लोगों का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से बिहार के मुख्यमंत्री का पद त्याग किया है और नए लोगों को आगे आने का मौका दिया है सम्राट चौधरी के तौर पर। ठीक है, धीरज कुमार पांडे जी, सवाल अभी जैसा कि हमारे कुंदन जी ने ये इस चीज का भी जिक्र किया है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में बदलाव कर दिया गया। जब सम्राट चौधरी सीएम नहीं बने तब आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि बिहार की दशा जो है वो नीतीश बाबू ही तय करेंगे, भले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें या ना रहें। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उनके ही बनाए गए नियमों को, उनके ही किए गए बड़े फैसलों को बदल दिया गया? जी क्षमा करिएगा, मैं नहीं समझ पाया कि आपने कौन से नियमों की बात की। चूंकि मैं देर से जुड़ा, शायद कुछ प्रश्न किया हो आपने तो मैं उसको सुन नहीं पाया हो, तो बहुत ज्यादा उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा जिन प्रश्नों को मैंने नहीं सुना। अभी हाल फिलहाल के जिस मनस्वार्ता में हम गुजर रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से जब कोई भी नया व्यक्ति एक पोजीशन होल्ड करता है तो निश्चित रूप से उसके कुछ अपने डिसीजंस होते हैं, कुछ अपनी चीजें होती हैं। हमने कहा कि अगर हम देखें तो समुचित रूप से जिस सुशासन की नींव, जिस डेवलपमेंट की नींव, जिस बिहार के विकास को तीव्र गति से चलायमान रखने की नींव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी ने रखी थी। मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट में भी कहा कि सम्राट चौधरी जी और एनडीए की ये सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के बनाए हुए सुशासन के, डेवलपमेंट के, विकसित बिहार के उसी सपने, उसी संकल्प को लेकर चलने का काम करेगी। कुछ डिसीजंस होते हैं हमारे आपके बीच में, हम एक परिवार में रहते हैं, आपका माइंडसेट अलग है, आपके परिवार में अदर लोगों का माइंडसेट अलग होता है। ये भी उसी तरीके का है। एनडीए एक पूरा परिवार है, एक मुखिया है जिनका नाम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं। कुछ उनके डिसीजंस होंगे, अब उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो तो देखने के बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त शराबबंदी को लेकर के भी ये जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट है। कुंदन जी, मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले जब सीएम को लेकर चर्चा थी तब भी शराबबंदी को लेकर हमने चर्चा की है कि क्या हो सकता है और आगे क्या इसे लागू बढ़ाया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस वक्त बिहार में आगे शराबबंदी को लेकर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए चित्रा, कई बुनियादी सवाल हैं शराबबंदी से जुड़े हुए। सबसे पहली बात है कि भले ही सरकार ने शराबबंदी पूरे राज्य में लागू कर रखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस का पूरा फेलियर है। कोई दिन या कोई सप्ताह, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जिस महीने में बिहार के 38 जिलों में से कोई जिला छूट जाए जहां शराबें जब्त नहीं होती हैं, पुलिस जब्त नहीं करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटना, जहानाबाद, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, ये तमाम जो जिले हैं जो बिहार के मध्य बिहार के इलाके में पड़ते हैं, आखिर पूरे बॉर्डर से, सीमा से शराब की खेप यहाँ तक पहुंचती कैसे है? पुलिस पकड़ती है, कार्रवाइयां होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अगर गवर्नेंस का फेलियर है तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता ही है कि इसका मतलब है कि प्रशासन ने ही शराबबंदी को कहीं ना कहीं फेल करने की व्यवस्था बना रखी है। दूसरा बड़ा सवाल, बिहार सरकार में, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया आपको चित्रा, कि फरवरी महीने से वेतन और पेंशन को छोड़ के एक मौखिक आदेश चल रहा है वित्त विभाग का कि किसी भी तरीके के भुगतान को नहीं, अभी रोक कर रखना है। सबसे पहले मौखिक आदेश दिया गया कि 50 लाख रुपए के ऊपर के भुगतान को रोक कर रखें। फिर मौखिक आदेश आया 50 लाख की सीमा को गिराकर 25 लाख दिया गया और 25 लाख की सीमा को गिराकर 10 लाख रुपए तक के ऊपर के भुगतान को रोक कर रखा गया है, वो चाहे विभाग कोई सा भी हो। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार एक वित्तीय संकट में है और एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था से लगभग 40,000 करोड़ का अगर वार्षिक नुकसान हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था आखिर किस काम की? आपको कहीं ना कहीं एक नफे नुकसान का आकलन करना होगा
कि जो सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वह किस कीमत पर हो रही है। 40,000 करोड़ के रेवेन्यू का आप नुकसान कर रहे हैं, वेतन और पेंशन को छोड़कर तमाम भुगतान होते हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है? ये तो सारी चीजें धीरज कुमार पांडे जी ही क्लियर कर सकते हैं। धीरज जी, सवाल आपसे है कि बिहार में अगर हम बात करें शराबबंदी को लेकर जो नियम है, क्या उनमें कुछ संशोधन हो सकता है? क्या कुछ अभी विचार चल रहा है शराबबंदी को लेकर बिहार में? ये ऐसा कुछ नहीं है, जो था एज इट इज रहेगा। कल क्या होगा ये सब जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, पूरा मंत्रालय है, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। रही बात फाइनेंशियल्स जो आप बता रहे हैं क्राइसिस की, जब भी हम आज सी बात नहीं करें, हम पिछले कभी दशकों में जाएं, जब भी फाइनेंशियल ईयर का महीना आता है मार्च का, तो निश्चित रूप से बहुत सारे फाइनेंशियल जो होते हैं एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ऐसी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन होते हैं कि इस महीने में ये समस्याएं आज से नहीं हमेशा से रही हैं, कई वर्षों से, कई दशकों से रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मुझे नहीं लगे क्षणिक है, बहुत लंबा नहीं है। जिस भी फाइनेंशियल क्राइसिस की आप अभी बात कर रहे थे, फाइनेंशियल मुद्दे की बात कर रहे थे, मार्च के महीना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का होता है, इसमें ऐसी बातें होती हैं, ये आज की बात नहीं रह गई सिर्फ। और जो भी शराबबंदी से रिलेटेड या जो भी है, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम रहा है, उसको लेके वो बहुत कमिटेड रहे हैं, बहुत हार्ड लाइन पे रहे उसको लेके। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको इतनी आसानी से या कुछ भी उस पर जो डिसीजन होगा, वो सारे जो भी हमारे शीर्ष के नेता है उनके हाथ में है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो उनका एक बहुत स्टैंडर्ड जो है नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी को लेकर बहुत स्टैंडर्ड पोजीशन पे रहे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अरुण जी आपके पास ही। लेकिन विधानसभा में इस वक्त मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। पहले मुख्यमंत्री ने बहुत सा उसको विश्वास मत में उन्होंने उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता के सामने वो क्या विचार देंगे? जनता के सामने जो वादा करके लोग आए कि नीतीश कुमार रहेंगे 2030 तक, तो फिर उनको अचानक क्यों बदल दिया गया? उसका क्या विचार, जनता उसको क्या समझेगी? दूसरा महोदय, कि जैसा उदारता की बात कही जा रही थी कि हमारे नेताओं ने भी उदारता दिखाई और भाजपा वालों ने भी उदारता दिखाई कि कम संख्या रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि भाई आप अपना नेता बना लीजिए। तो यह अगर विचार था, तो जिस समय नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय उदारता क्यों नहीं दिखाई गई? उस समय दोनों तरफ से उदारता होती। उसी माननीय सम्राट चौधरी जी को शांति बनाए रखिए। सुनिए, सम्राट चौधरी जी को बना दिया जाता मुख्यमंत्री। महोदय, आपस में बात न करें कृपया। तो मनोहर प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे। अरुण कुमार सिंह कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। अच्छा से, जैसे आपने बड़े भाई संजय वर्मा से भी एक सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यकर्ता जो है उनका मत था। तो हम संजय भैया को भी बता देना चाहते हैं कि एक एक वीडियो जो आंसू का है आपके कार्यकर्ता का, वो अभी भी मेरे पास है, ठीक है ना। उसको बराबर मीडिया ने भी बहुत बखूबी चलाया संजय भैया। इसलिए बिहार की जनता मीडिया के सामने देखती है और जो देखती है उसी को समझती है। मेरे भाई जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने शराबबंदी वाले मामले पे आपने सवाल किया, तो उन्होंने कहा एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज क्यों रहेगा, जब शराब नीति जो है कुंदन जी ने स्पष्ट कर दिया कि आज हर जगह अवेलेबल है होम डिलीवरी। बिहार का युवा जो है सूखा नशा में बर्बाद हो जा रहा है। उसी सूखा नशा के चलते हर एक घंटे में एक अपराध हो रहा है। तो क्यों नहीं, और 40,000 करोड़ का जो वित्तीय घाटा हो रहा है, जिससे बुजुर्गों का पेंशन रुका हुआ है, दिव्यांगों का पेंशन रुका हुआ है, बेरोजगार का जो है समस्या रुका हुआ है, क्यों नहीं इसमें संशोधन किया जाए? ये लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ, इस शराब नीति में जो है कि घोर अनियमितता है और इसका प्रशासन पूरी तरह विफल है।
फायदा क्या है कि जो शराब कारोबारी है, काले कारोबारी है, वो दिन दोगुना रात चौगुना नकली शराब बेच रहे हैं और बिहार की जनता को नकली शराब होम डिलीवरी के रूप में मिल रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके धन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। बड़े बहुमत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी चुन के आए हैं। एक बार भी एक बड़ी व्यथा के बाद उनको बधाई दिया गया है। ये क्या लोकतंत्र के मंदिर में ये हमारी भारतीय संस्कृति है? पीड़ा है। हम देख रहे थे उनके वक्तव्य, हम लोग तो मान लीजिए सुनते हैं, देख रहे थे कि किस तरह से वो पीड़ा, फलाने का नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं, फलाने के नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं। अरे भाई, आज आप सत्य स्वीकार करिए ना। आप अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पाठशाला से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ आप ही के परिवार के लोग आएंगे, ये ध्रुव सत्य है। आप चिराग जी की चिंता मत करिए, चिराग जी की पाठशाला के आपके बगल में बैठे हुए हैं। मैंने ये देखा है, हम चिंता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अंदर से पीड़ा, शांति बनाए रखें, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बैठे मत बोलिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं महोदय कि आप पाठशाला रे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पाठशाला, उन्हीं की कृपा से आप 2 बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप सत्य को स्वीकार करिए, सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका क्या मतलब इतना घमंड में। अरे लोकतंत्र में बिहार की जनता मालिक है, बिहार की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 5 दल के नेताओं के निर्देश पर, उनके पद चिन्हों पर बिहार अपना गौरवशाली इतिहास प्राप्त करने की राह पे चल चुका है। और वो सम्राट जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उसको उस रास्ते पर चल रहे हैं और उसको हम लोग गौरवशाली बिहार का इतिहास को प्राप्त करेंगे। लेकिन गौरवशाली इतिहास आपने क्या किया अपने समय में? आज आपको पीड़ा बहुत है। आप लोकतंत्र के मंदिर में, कृपया बैठे मत बोलिए। बहुत आज महिलाओं के नाम पर माननीय सदस्य बैठ जाए, बोल रहे थे अभी, मत बोलिए बीच में। उप मुख्यमंत्री बीच में कोई लोग टोकन टोकी नहीं करें। 10,000 सबों से आग्रह है, महिलाओं के नाम पर बीच में टोकन टोकी बैठे मत बोलिए। दर्द होता है, चूंकि इस चुनाव में जो 2025 का बिना आसन की अनुमति के बैठे मत बोलिए। महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में। आप देखिए महिला। तो कुंदन जी, एक सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है, वो ये कि अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करते हैं, पहले से ही हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर अनबन की खबरें और लगातार खटास की बातें सामने आई हैं। आज की वर्तमान की बात करते हैं तो क्या वाकई में अब दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक है? और दूसरा, हमने चुनाव के बाद से भी ये खबर सुनी जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अनबन की खबरें सामने आई थी। क्या वाकई में दोनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक है या फिर अभी भी पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए चित्रा, इतिहास गवाह है कि राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी स्थायी होती है। कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर दोस्ती के बाद दुश्मनी होती है, दुश्मनी के बाद दोस्ती होती है। मैं ताजा उदाहरण आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देख लें, बिहार में जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने एक तरीके से झारखंड के जेएमएम को कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज होकर उसने असम में चुनाव लड़ लिया। अब देखें, झारखंड में कांग्रेस उसके साथ साझा सरकार में शामिल है, लेकिन असम में उसी कांग्रेस के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। अब दूसरी तरफ आप देख लें,
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। तो चित्रा, राजनीति में न दोस्ती अस्थायी है न दुश्मनी अस्थायी है। आपको मैं बताऊं कि 2020 में जब आम चुनाव हो रहे थे बिहार के, तो उस दौरान चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते की तलखी जो थी ना, वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे जितने पैनलिस्ट हैं इस बात से सहमत होंगे कि 2020 के आम चुनाव में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते और वही रिश्ते 2025 में किस तरीके से बदलते दिखाई दिए हैं। साथ ही आप देखें 2020 में जब चुनाव लड़ा गया था तो उस समय गठबंधन में, अगर हम यूपीए की बात कर ले, उस समय इंडिया अलायंस नहीं था, यूपीए के गठबंधन में देख ले तो यूपीए के गठबंधन में कौन लोग थे? नीतीश कुमार ने किस गठबंधन दल में 2020 का चुनाव लड़ा था और 2025 में कैसे गठबंधन बदल गया? तो चित्रा, राजनीति में न दोस्ती अस्थायी है न दुश्मनी अस्थायी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मायावती कभी किसके विरोधी रहती है और कभी आज की तारीख में बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीति में जरूरत के हिसाब से और मजबूरी के हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती हैं और वो हमेशा से हमने कई राज्यों में भी देखा है। लेकिन संजय वर्मा जी, सवाल आपसे भी है, चूंकि कहा जा रहा है कि अब जैसा कि बिहार में पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, तो आगे नीतीश कुमार का जेडीयू का क्या होगा? क्या वाकई में अब लगातार यही कहा जा रहा है, ना तो आपने निशांत कुमार को आगे किया है, ना ही नीतीश कुमार अब कहीं नजर आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या जेडीयू पार्टी वाकई में धीमी होती हुई नजर आएगी? क्या भविष्य होगा जेडीयू का आगे बिहार में? जेडीयू का भविष्य, जेडीयू तो बड़ी पार्टी है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा पार्टी है और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता है नीतीश कुमार जी, और ये राज्य समाजवादियों का है। समाजवादी आंदोलन के प्रणेता यहाँ रहे हैं राज्य से, तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का कुछ तो होना नहीं। जेडीयू से चल रहे वैसे चलेगा। जेडीयू के समर्थन से बिहार में सरकार है, आगे भी जो सरकारें चलेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के साथ लेने के बाद ही बन पाएगी। आपने पहले भी देखा है कि राजद की भी सरकार बनी है तो नीतीश कुमार के समर्थन से, नीतीश कुमार के सहयोग से बना है, और आने वाली जो भी कोई सरकार बनेगी, यदि कोलिशन गवर्नमेंट होता है, समिति की सरकार होती है, तो बगैर जनता दल का कोई सरकार यहाँ बन नहीं पाएगा। इसलिए जनता दल का भविष्य सदैव से रहा है और आगे भी उज्जवल रहेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। ठीक है, यानी जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें या ना रहें, लेकिन बिहार की सियासत को गढ़ने का काम जेडीयू ही करेगी, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेकिन ओवैसी के विधायक भी, ओवैसी एआईएमआईएम से कोई विधायक भी इस वक्त विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। शायद ये इतिहास का एक बड़ा पाठ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बिहार को मिल रहा है और ये सेकेंड जनरेशन का है। चुनौतियां भी काफ़ी हैं और वाकईतन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में, 21 सालों में उन्होंने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने का प्रयास किया है, इसको कायम रखना और इसको बेहतर बनाना, मैं समझता हूं सम्राट चौधरी साहब और मंत्रिमंडल के सामने में बड़ी चुनौती है। हमारा बिहार महापुरुषों का बिहार रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जीते आए हैं। और महोदय, मैं जब पहली बार सदन में आया तो आपकी कुर्सी में आते हुए जब मैंने देखा कि जो आते हैं हमारे स्पीकर साहब, तो पहले विपक्ष की ओर सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, फिर सत्ता की पक्ष। मैंने कहा कि सत्ता के लोग चुने हुए और विपक्ष को इतना सम्मान, कहा कि हाँ, लोकतंत्र में यही है कि कमज़ोरों को सम्मान देना चाहिए और ये कमज़ोरों को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ी आशाओं से देखे जा रहे हैं, लेकिन बड़े आशंकाओं से भी देखे जा रहे हैं। बिहार में आशा है कि आप अच्छा काम करेंगे और मजबूत इरादे के आदमी हैं, लेकिन बिहार में आपके विपक्षों के जरिए या फिर आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं या फिर पत्रकारों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पेश किया जाता है कि कहीं न कहीं से दलित, कमज़ोर और अल्पसंख्यक लोग आपसे भयभीत हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, मैंने पिछले सदन में भी मैं पिछले मौके से भी कहा था कि मुझे अक्सर ऐसे मौके पर न जाने क्यों प्रेमचंद जी याद आते हैं कि जिन्होंने अपने पंच परमेश्वर में कहा था कि जब कुर्सी पर बैठता है तो रिश्ते और आंसू के कतरे नहीं नापे जाते बल्कि सच्चाई नापी जाती है। आप भले ही आपका किसी पार्टी से रिश्ता हो, लेकिन आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार की जनता का ख्याल रखिएगा। आपका समय समाप्त हुआ, बैठ जाएं। आखिर में एक दर्द की बात कह जाऊं सर कि पूरे बिहार का विकास को जरूर कीजिए, अपना बिहार आगे बढ़े और एक नए किस्म की सरकार आप चला के दिखाएं।
लेकिन सर कमजोरों को मत भुलाइए। और सीमांचल खास करके मेरा दल जो है सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल का दलितों का अकलियतों का जरूर ख्याल रखिएगा। गुल फेंके हैं औरों के तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज ए चमन कुछ तो इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य, तो AIMIM से विधायक की आप बात सुन रहे थे, जिन्होंने ना ही इधर की बात की है ना ही उधर की बात की, यानी सारी बातों को बैलेंस तरीके से रखा है। कुंदन जी 1 मिनट में जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है अभी। आवाज आ रही है कुंदन जी? कुंदन जी चित्रा सवाल दोहराएंगे। AIMIM के विधायक को भी आपने भी सुना है, जिन्होंने ना इधर की बात की ना उधर की बात की, यानी सारी चीजों को बैलेंस में लेकर वो चलते हुए सुनाई दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा देखिए, AIMIM की जो स्थिति है वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो या तमाम जो भी राज्य है जहां पर उनकी राजनीतिक दावेदारी है, वो हर राज्य में उनकी राजनीतिक दावेदारी वहां की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार है। और शायद आने वाले समय में AIMIM की निगाहें नए मुख्यमंत्री की तरफ हो और वो कुछ रिश्तों में से सीमांचल की जनता को कुछ दिलवाने की कोशिश करें। और शायद यही वजह है कि उनके जो शब्द हैं, शब्द उनके बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि फिल्टर होकर आ रहे हैं। चित्रा, ठीक है। धीरज कुमार पांडे जी, सवाल आपसे मेरा ये है, चूंकि तेजस्वी यादव ने आज भी सीधे तौर पर कहा कि चले लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकला हुआ चेहरा जिसे आज मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? अब वो तेजस्वी जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का काम वो करते हैं और 5 लाख नौकरी दे देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, 5 विभाग थे जब उप मुख्यमंत्री थे और वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से उप मुख्यमंत्री बने थे। 5 विभागों में 500 नौकरी दिखा दे तो तेजस्वी जी की बात को बिहार में कोई सीरियसली लेता नहीं। ये सवाल जो यहाँ कर रहे हैं, अपने यहाँ करें कि इलेक्टेड सेलेक्टेड क्या होता है। इलेक्टेड उनके यहाँ भी बहुत अच्छे नेता है, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं। एनडीए है, एनडीए बहुत सशक्त है। एनडीए को बिहार की जनता ने चुन के भेजा है और हमारे भी जो भी निर्णय होता है एनडीए के 5 दलों 5 शीर्ष के नेता वही लेते हैं। ठीक है संजय जी, आखिरी कमेंट आपसे। जनता का ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, माफी चाहूंगी। संजय जी, आखिरी कमेंट क्या रहेगा बिहार की सियासत को लेकर जेडीयू की तरफ से? जनता दल यूं तो पहले ही से कहता रहा है कि हमने स्थिर सरकार पहले भी दिया है। पिछले 20 वर्षों से राज्य में सुशासन का सरकार है और आगे भी स्थिर की सरकार बनी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड और ये एनडीए गठबंधन की सरकार थी और आगे भी बनी रहेगी। जो हमने पहले भी जनता से वादा किया है, बिहार को आगे बढ़ाए और अपराध मुक्त करे। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है, माफी चाहूंगी। अरुण कुमार सिंह, जाते जाते इस चीज का जिक्र जरूर करूंगी कि अगर विपक्ष अपने पर ध्यान दे तो शायद अपने विधायकों की संख्या को बढ़ा सकता है। तो बिहार की सियासत पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर।